तूफ़ान आ जाए या लहरें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तब वो अपने जहाज़ को कैसे संभालेंगे। अगर वो खो जाएं समुद्र के बीच और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, तो एक कंपास होता है जिससे वो देख पाएंगे कि हमें किस दिशा में जाना है। होगा कि लाइफ जैकेट जिसने भी पहनी है वो आपको समुद्र में अफ्लोट रखता है, ऊपर रखता है और आपको डूबने नहीं देता। जो बच्चे हैं वो भी इस मुश्किल परिस्थिति को देख सकते थे, लेकिन वो चुप थे। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहन किया। वो ऐसे ही बैठ नहीं गए कि ये क्या हो गया है, पानी इतना क्यों आ रहा है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ये देखा और वो फटाफट से उन्होंने एक्शन लिया, काम किया कि अब हम क्या कर सकते हैं। कि अगर आप इतना डरोगे तो आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आरुषि, आपकी इंग्लिश टीचर। वेलकम टू फिज़िक्स बाय पंकज सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का ये चैप्टर, और ये जो कहानी है ये बहुत ही इंगेजिंग है, क्योंकि पूरा टाइम आप यही सोचते रहते हो कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। और इस कहानी का चैप्टर, उसका नाम भी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका ये मतलब है कि हमें मौत से भी डर नहीं लगता जब तक कि हम सब एक साथ हैं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कि समुद्र में एक बहुत ही भयानक तूफ़ान का सामना करती है, और उनके लिए ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस होता है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब उनकी जान को खतरा होता है, एक ऐसा अनुभव, और कैसे वो इस समुद्र से बाहर आते हैं। ये कहानी हिम्मत और साहस की है कि कैसे इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी वो हिम्मत नहीं हारते और उस समुद्र में जो इतना भयानक तूफ़ान है उसका सामना करते हैं। तो इस कहानी के जो नरेटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक, और ये कहानी जो है वो 1976 की है, जब गॉर्डन कुक 2 क्रूमैन और अपने परिवार के साथ एक समुद्र यात्रा पर निकले थे। क्रूमैन क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, लेकिन 1976 में वो प्लिमथ इंग्लैंड से उन्होंने अपनी यात्रा जो है शुरू की थी। और गॉर्डन कुक, जैसे मैंने बोला, उनके साथ थे 2 क्रूमैन। क्रूमैन होते हैं जो 2 लोग साथ में शिप संभालेंगे उनके साथ, गॉर्डन कुक के साथ। तो उन 2 क्रूमैन का नाम क्या था? अमेरिकन लैरी विजल एंड हर्ब सीचलर। तो जो गॉर्डन कुक हैं उनके साथ हैं ये 2 क्रूमैन, और उनके साथ उनका परिवार जो है वो भी समुद्र यात्रा पर निकला है। तो उनके साथ उनकी बीवी हैं जिनका नाम है मैरी, उनकी बेटी सूजन जो कि सिर्फ 7 साल की है, और उनका बेटा जॉनथन। जॉनथन जो है वो सिर्फ 6 साल का है। और इसको कहानी में जो भी बुलाया गया है। तो मैरी इज़ द वाइफ, सूजन डॉटर बेटी है, और जॉनथन जो है वो गॉर्डन कुक का बेटा है। और उनके साथ हर्ब सीचलर एंड अमेरिकन लैरी विजल जो हैं वो क्रूमैन हैं, वो शिप संभालेंगे। मुझे पता है ये नाम थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन इनको याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वो इस समुद्री यात्रा पर क्यों गए? उनका मकसद था कि उनको राउंड द वर्ल्ड ट्रिप, इसका मतलब होता है पूरी दुनिया की सैर जो है उनको पूरी करनी थी शिप के थ्रू, अपने समुद्री जहाज के साथ। और ये जो यात्रा है, पूरे दुनिया की जो सैर है, ये जेम्स कुक 200 साल पहले पूरी कर चुके थे। तो उनको वही यात्रा जो जेम्स कुक ने पूरी की थी, उन्हें वही यात्रा जो है दोबारा करनी थी अपने पूरे परिवार के साथ। और इसीलिए वो पिछले 16 सालों से ब्रिटिश वाटर्स में, यानी जो समुद्र है उसमें, अपने सी फेयरिंग स्किल्स इम्प्रूव कर रहे थे। सी फेयरिंग स्किल्स क्या होता है? सी फेयरिंग स्किल्स होता है कि समुद्री जहाज़ को कैसे चलाना है, अगर
तूफ़ान आ जाए या लहरें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तब वो अपने जहाज़ को कैसे संभालेंगे। अगर वो खो जाएं समुद्र के बीच और उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, तो एक कंपास होता है जिससे वो देख पाएंगे कि हमें किस दिशा में जाना है। तो इन सब चीज़ों की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। कितने सालों से? पिछले 16 सालों से, ताकि वो इस यात्रा को पूरा कर सके। और उनकी जो शिप भी थी, शिप का नाम था वेव वॉकर। बहुत ही प्यारी खूबसूरत शिप थी उनकी, बहुत ही बड़ा जहाज़ था जो कि 23 मीटर लंबा और 30 टन भारी था। और वो शिप भी ऐसे बनाई गई थी कि वो बड़ी से बड़ी लहरों का सामना कर सके, सबसे ख़तरनाक तूफ़ान का भी सामना कर सके। उसके बावजूद भी जो शिप है ना टूटे ना डूबे, ऐसी उन्होंने अपना समुद्री जहाज़ ऐसा बनवाया था। इसका ये मतलब है कि जो बोट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोट थी, स्ट्रॉन्ग शिप थी, जैसे ये आप फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार हम इसकी समरी पर बढ़ते हैं। चैप्टर शुरू कैसे होता है, उसका बेसिक्स क्या है, कौन शिप पर जा रहा है, गॉर्डन कुक कौन है, इतना तो हमें समझ आ गया। एक बार अब मैं आपको इसकी समरी समझा देती हूँ। तो अब जो समुद्र यात्रा है वो उन्होंने शुरू कर दी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी यानी यात्रा का पहला भाग, अबाउट 1,05,000 किलोमीटर्स टू केप टाउन। मतलब वो केप टाउन जब पहुंचने ही वाले थे और उन्होंने इतने किलोमीटर जो है पार कर लिए थे अपनी शिप में, और इसको पूरा करने के लिए उन्हें 3 साल लगे इतने किलोमीटर्स पूरा करने के लिए, और वो केप टाउन तक पहुँचे। ये था उनकी यात्रा का पहला हिस्सा। इट वेंट वेरी वेल एंड वॉज इन्जॉयबल, यानी कि पहला हिस्सा बहुत ही आराम से गया, उन्होंने बहुत ही मज़ा किया अपनी शिप पे। बट ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, लेकिन जब वो दूसरे दिन केप टाउन से बाहर निकले, दे रैन इनटू स्ट्रॉन्ग विंडस्टॉर्म्स। विंडस्टॉर्म क्या होता है? ऐसी ज़ोर से हवा, तूफ़ानी हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी। वाइल द नरेटर वॉजंट टू वरिड, लेकिन जो नरेटर हैं ही वॉज, मतलब उनको चिंता नहीं थी किसके बारे में, वॉजंट टू वरिड अबाउट द विंड्स। उनको जो ज़ोर से हवा चल रही थी, तूफ़ानी हवा, उसकी कोई परवाह नहीं थी नरेटर को। द ह्यूज वेव्स, सम रीचिंग अप टू 15 मीटर्स हाई, वर अलार्मिंग। लेकिन जो विशाल लहरें थी, इतनी बड़ी कि वो 15 मीटर लंबी और ऊंची थी, वो जो है अलार्मिंग थी। अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक थी। हवा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी विशाल लहरें देखकर जो नरेटर हैं गॉर्डन कुक, उनको डर लगा। बाय दिसंबर 25 दे वर इन सदर्न इंडियन ओशन। 25 दिसंबर तक वो भारतीय जो महासागर है उसमें जो है वो एंट्री हो गई थी उनकी, उसमें वो चले गए थे। अराउंड 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। इसका मतलब है केप टाउन अब उन्होंने पीछे छोड़ दिया था और वो इतने किलोमीटर आगे जो है चले गए थे पूर्व की ओर, एंड सेलिब्रेटेड न्यू ईयर्स ऑन द शिप। और उन्होंने अपना जो नया साल है अपने परिवार के साथ, अपने क्रूमैन के साथ जहाज़ पर ही मनाया। ऑन जनवरी 2 द वेव्स ग्रू इवन लार्जर। लेकिन जनवरी 2 को जो लहरें थी वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। द बैड वेदर एंड जायंट वेव्स फोर्स्ड द सेलर्स टू स्लो डाउन। जो ख़राब मौसम था और बहुत ही बड़ी लहरें जो थी, इतनी बड़ी, उसकी वजह से फोर्स द सेलर्स टू स्लो डाउन। सेलर कौन है? जो शिप चला रहे हैं, क्रूमैन, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी जो शिप की रफ्तार है, स्पीड है, उसे कम कर दिया, क्योंकि कहते हैं जब लहरें ज़्यादा बड़ी हों और आपकी शिप की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो तो आपका जो समुद्री जहाज़ है वो डूब सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो शिप है उसको स्लो डाउन कर दिया, लोअरिंग द स्टॉर्म जिब। अब स्टॉर्म जिब क्या होता है? ये फ़ोटो हमने देखी थी ना, इसको कहते हैं स्टॉर्म जिब। इसका मतलब जब भी ये इसलिए लगाया होता है ताकि शिप की जो रफ्तार है वो बढ़े। अगर हवा जिस भी ओर से आ रही है, जो शिप है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। तो स्पीड कम करने के लिए उन्होंने जिब को नीचे कर दिया। एंड टेक अदर सेफ्टी मेजर्स, जो उन्होंने बाकी भी चीज़ें की खुद को सुरक्षित करने के लिए। दे प्रैक्टिस्ड अ लाइफ राफ्ट ड्रिल,
secured life boats and put on life jackets। अब लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है? आप सबने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, तो देखा है जब लास्ट में शिप डूबने वाली होती है तो कैसे सबको छोटी छोटी बोट्स पर बिठाकर शिप से निकाला जाता है। उस छोटी बोट को ही कहते हैं लाइफ राफ्ट। तो उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल की प्रैक्टिस की। ड्रिल क्या होता है कि अगर तूफान आ जाए या सच में शिप डूब जाए, कुछ हो जाए, तो उनको पता तो होना चाहिए कि वो छोटी बोट्स कहाँ हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक प्रैक्टिस की कि ये रही छोटी बोट, अगर कुछ हुआ तो हम इसमें बैठेंगे, यहाँ से हम इस शिप को निकालेंगे और हम समुद्र में चले जाएंगे। तो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए ही देखा कि लाइफ राफ्ट कहाँ है, खुद को सुरक्षित किया, जो बोट है उसको भी सही सलामत रखा और जो लाइफ जैकेट है वो पहन ली। लाइफ जैकेट क्या होती है? सेम होगा कि लाइफ जैकेट जिसने भी पहनी है वो आपको समुद्र में अफ्लोट रखता है, ऊपर रखता है और आपको डूबने नहीं देता। तो उन्होंने ये सब तैयारी शुरू कर दी। सडनली एट 6 PM अ ह्यूज एक्सप्लोजन शुक द शिप। और अचानक से 6 बजे अ ह्यूज एक्सप्लोजन मतलब ज़ोर से, जैसे एक बम फटा हो, उसकी वजह से पूरी शिप जो है वो हिल गई। द वेव वॉकर एंड द नरेटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, यानी कि पूरी शिप जो है वो पलट गई और जो नरेटर हैं गॉर्डन कुक वो भी शिप से बाहर गिर गए। यानी कि पूरी शिप, क्या लिखा है? द वेव वॉकर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, पूरी शिप जो है वो टेढ़ी हो गई। द शिप ऑलमोस्ट कैप्साइज मतलब पूरी वो पलटने ही वाली थी, बट वॉज राइटेड बाय अनदर लार्ज वेव। लेकिन उल्टी तरफ से जो एक बहुत ही बड़ी लहर आ रही थी उसकी वजह से शिप जो है वापस सीधी हो गई। तो इधर से लहर आई और जो शिप है वो टेढ़ी हुई, लेकिन इधर से जो बहुत ही बड़ी लहर आई उसने शिप को सीधा कर दिया और जो नरेटर थे गॉर्डन कुक वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक, वो भी वापस जो है शिप पर आ गए। जैसे लहर इतनी तेज़ थी कि उनको उस लहर ने वापस शिप पर फेंक दिया, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई, इंजरिंग हिज हेड एंड हिज रिब्स। सर में और रिबकेज में बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई। डिस्पाइट हिज इंजरीज ही टुक चार्ज वाइल लैरी एंड हर्ब पम्प्ड वाटर आउट ऑफ द शिप। अपनी इतनी चोट लगने के बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी ली, चार्ज लिया कि अब मैं कुछ करूँगा कि ये हो क्या रहा है। लैरी और हर्ब कौन थे? क्रूमैन। उन्होंने क्या शुरू किया? जो भी शिप में जितना भी पानी आया था उसको वो शिप के बाहर पंप करने लगे ताकि वो पानी जो है शिप के बाहर निकल जाए, क्योंकि जितना पानी शिप के अंदर आएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं शिप के डूबने के। तो ये हुआ। उसके बाद द नरेटर मैनेज्ड टू कवर द लीक्स विद कैनवस टू कीप मोर वाटर आउट। जो नरेटर हैं जिनको अभी चोट लगी थी उन्होंने कैनवस लिया। कैनवस क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा कपड़ा होता है जिसका आप शिप पर एक टेंट भी बना सकते हो, उसको कहते हैं कैनवस। तो उन्होंने कैनवस के कपड़े से जहाँ भी लीक थी, जहाँ से भी पानी अंदर आ रहा था, जहाँ भी शिप जो है टूटी थी, वहाँ पर उन्होंने वो कपड़ा बांध दिया ताकि लीकेज कम हो और ज़्यादा पानी शिप के अंदर ना आए। फेल्ड एंड द इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किटेड। जो हैंड पंप थे वो भी फेल हो गए, जो इलेक्ट्रिक पंप था उसका भी शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन फिर भी जो नरेटर हैं उन्होंने एक स्पेयर पंप होता है एक एक्स्ट्रा पंप, ढूंढ ही लिया। ऑल नाइट दे पम्प्ड वाटर, स्टीयर्ड द शिप एंड मेड रिपेयर्स। पूरी रात उन्होंने पानी जो है शिप के बाहर पंप ही किया। स्टीयर्ड द शिप, स्टीयरिंग व्हील सुना है ना, गाड़ी का एक स्टीयरिंग व्हील होता है, वैसे ही शिप की उन्होंने जिम्मेदारी ली और उसे सही दिशा की तरफ मोड़ा, क्योंकि पहले तो लहरों की वजह से शिप जो है पहले इधर मुड़ गई उधर मुड़ गई। तो उन्होंने शिप को स्टीयर किया। मेड रिपेयर्स, पूरी मरम्मत की जहाँ भी शिप जो है टूटी होगी। एंड सेंट आउट डिस्ट्रेस सिग्नल्स होता है कि एक इमरजेंसी हो गई है और अपने आसपास वाले एरिया को आप अलर्ट कर रहे हो कि वी नीड हेल्प। द नरेटर चेक्ड द चार्ट्स एंड फाउंड दैट आइल एम्स्टरडैम अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, यानी कि फ्रेंच एक छोटा सा आइलैंड क्या होता है? एक छोटा सा द्वीप। तो आइल
का मतलब होता है आइलैंड इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो एक छोटा सा द्वीप जो है फ्रेंच वाला, वॉज देयर लास्ट चांस फॉर हेल्प, मतलब वही एक छोटा सा द्वीप है, वही उस एरिया में आसपास था और कुछ नहीं था, तो वो उनका आखिरी चांस था मदद के लिए। Sue and John were badly injured but stayed brave, saying they were not afraid to die as long as they were together. Sue and John कौन है? Sue है Susan and John है Jonathan। दोनों छोटे बच्चे। They were badly injured, मतलब उनको बहुत ही बुरी तरह से चोटें आई थी, लेकिन फिर भी वो ब्रेव रहे, बहादुर रहे, और उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता जब तक वो सब एक साथ हैं। विथ सूज हेड स्वोलन, और जो सूजन है उसके सर पे इतनी चोट आई थी कि पूरा सर सूज गया था, और बहुत ही एक गहरी चोट की वजह से द नरेटर वॉज इवन मोर डिटर्मिन्ड, जो उनके पापा हैं गॉर्डन कुक, उनको और भी ज़्यादा दृढ़ता जो है उन्होंने दिखाई, क्योंकि उनको अपनी बेटी को ऐसा देखकर उन्हें लगा कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दे फाइनली रीच्ड आइल एम्स्टरडैम, फाइनली कहानी के अंत में वो इस छोटे से आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बहुत ही छोटा आइलैंड जहां पर सिर्फ 28 लोग रह रहे होते हैं, और वो उनका उस आइलैंड पर स्वागत करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। समरी हमने समझ ली, अब एक बार हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी समझ लेते हैं। होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग स्किल्स क्या थे कि जहाज़ को कैसे चलाना है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, जहाज़ डूब जाए, ख़तरनाक तूफ़ान आ जाए, तो वो क्या करेंगे। अपनी इन्हीं स्किल्स की प्रैक्टिस करना, उन्हें इम्प्रूव करना, उसे कहते हैं होनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स, और इसकी वो 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। फर्स्ट लेग हिंदी में हम बोलेंगे पहला भाग, यानी कि जो उनकी यात्रा है उसका पहला भाग। कहते हैं ना बहुत ही अच्छा रहा जब वो केप टाउन पहुँचे थे। द इनिशियल पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ जर्नी और ट्रिप। जाइगैंटिक, ये दूसरा वर्ड है। जाइगैंटिक, एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज इन साइज़, कोई चीज़ जो कि बहुत ही बड़ी हो, बहुत ही विशाल हो, उसे कहते हैं जाइगैंटिक, लाइक जाइगैंटिक वेव्स। नेक्स्ट है ओमनियस साइलेंस। ओमनियस साइलेंस, अ साइलेंस दैट फील्स थ्रेटनिंग और सजेस्ट्स दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। कहते हैं ना हिंदी में तूफ़ान से पहले की शांति, तो ऐसा साइलेंस, ऐसी शांति जो कि संकेत दे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वेव वॉकर उनके जहाज़ का नाम था, समुद्री जहाज़ का, और ये जो वेव वॉकर वो इतना स्ट्रॉन्ग जहाज़ था कि उसका नाम भी उन्होंने वेव वॉकर रखा, कि लहरों पर जो चल सके। द नेम ऑफ द यॉट और द शिप इन द स्टोरी, इट सजेस्ट्स अ वेसल डिज़ाइन टू हैंडल और वॉक ओवर द वेव्स, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वेव्स के ऊपर भी चल सकता है, उन्हें संभाल सकता है। फ्राइटफुल, कॉजिंग फियर और हॉरर, वेरी फ्राइटनिंग, कोई चीज़ जो बहुत ही डरावनी हो, भयानक हो, उसे कहते हैं फ्राइटफुल। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। अब पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का क्या मतलब है? वास्ट ओशन, जो समुद्र है वो बहुत ही बड़ा है, और जो द्वीप हैं वो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे, आपने पिन देखी है ना, कितनी पतली होती है पिन, उसका अगर डॉट लगे तो उसको कहते हैं पिन प्रिक। मतलब वो द्वीप इतना छोटा है कि वो इतने बड़े समुद्र में इतना छोटा दिख रहा है जैसे किसी पिन ने डॉट लगा दिया हो, तो उसको कहते हैं पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। टाइनी, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट मार्क्स or points in the large expanse of the ocean, emphasizing the small size of something in comparison to the vastness of the sea. आगे बढ़ते हैं। Deteriorate, to become worse or decline in quality or condition over time, यानी कि समय के साथ साथ जो चीज़ खराब होती जाए उसको कहते हैं deteriorate. कैरिकेचर्स होते हैं किसी की कार्टून जैसी ड्राइंग बनाना, और उनके जो भी
फीचर्स हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाना मजाकिया रूप में, जैसे कि पपेट्स नहीं होते, पपेट्स कितने फ़नी दिखते हैं, तो उसी की जब आप ड्राइंग बनाओ किसी की उसको कहते हैं कैरिकेचर्स। अ टाउसल्ड हेड, अ हेड विद मेसी डिसीवल्ड हेयर। अ टाउसल्ड हेड इज़ अगर पूरे बाल बिखर जाएं सर पे तो उसको कहते हैं अ टाउसल्ड हेड। कोरस्ट, स्पोकन और सेड इन यूनिसन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोरस्ट क्या होता है? आपने कोरस्ट सिंगिंग सुनी है ना, जिसमें सब एक साथ गाना गाते हैं, कोयर ग्रुप्स, तो इसीलिए कोरस्ट यूज़ हुआ है। कोई भी चीज़ जो सब एक साथ बोलें उसको कहते हैं कोरस्ट। अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ये हमारे बुक के क्वेश्चंस हैं। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन to protect the ship when rough weather began, and second is to check the flooding of the water in the ship। यानी कि जो कैप्टन हैं उन्होंने क्या किया शिप को बचाने के लिए जब ख़राब मौसम जो है शुरू हुआ, और जो फ्लडिंग है, जो इतना पानी अंदर आ रहा था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम द रफ वाटर, यानी कि जहाज़ को ख़राब मौसम से बचाने के लिए द कैप्टन डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स स्पीड, उन्होंने रफ्तार जो है जहाज़ की वो कम कर दी। ही लोअर्ड द स्टॉर्म जिब, स्टॉर्म जिब मैंने आपको दिखाया था ना, उन्होंने उसको नीचे कर दिया ताकि जो स्पीड है वो अपने आप कम हो जाए। एंड टाइड अ हैवी रोप इन अ लूप अराउंड द फ्रंट ऑफ द शिप, और बहुत ही मोटी रस्सी जो है शिप के आगे गोल गोल करके इन अ लूप उसको बांध दिया। देन दे मेड श्योर एवरीथिंग वॉज टाइटली सिक्योर्ड, उसके बाद उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि सब कुछ जो है सुरक्षित हो, सही से बंधा हो। एंड प्रैक्टिस्ड देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट क्या है? छोटी सी बोट की अगर कुछ हो जाए तो वो जहाज़ से कैसे निकलेंगे, इस चीज़ की भी उन्होंने प्रैक्टिस की। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर ऑफ द शिप। नाउ व्हाट डिड दे डू फॉर दिस? इसका आंसर आप एक बार देख लो। लैरी एंड हर्ब बिगिन पंपिंग आउट द वाटर दैट हैड एंटर्ड द शिप। शिप में जो पानी घुसा था वो लैरी और हर्ब जो है उसको उन्होंने पंप आउट करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। द कैप्टन कवर्ड द लार्ज होल्स विद कैनवस एंड फिक्स्ड वाटरप्रूफ कवर्स ऑन देम, और जो भी शिप में लार्ज होल्स थे, जहाँ जहाँ से शिप टूटी थी, बड़े छेद हो गए थे और सारा पानी शिप के अंदर आ रहा था, उसको कैनवस मैंने बताया था ना, कपड़ा, उस कपड़े से कवर किया ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए, उसके अंदर पानी ना आ सके। When the hand pumps blocked, और जब हैंड पम्प्स भी जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पंप जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, तब भी उन्होंने एक एक्स्ट्रा पंप ढूंढ लिया और उसको शुरू भी काम करने लायक भी बना दिया। तो ये जो है उन्होंने किया। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January, यानी कि जो यात्री हैं उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी, वो किस हालत में थे, किस तनाव में थे 4th और 5th जनवरी को। On January 4th the travelers felt a bit of relief, यानी कि 4th जनवरी को उनको जो है थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्होंने after pumping out water non-stop for 36 hours, उन्होंने 36 आवर्स क्या किया, पानी जो है वो शिप के बाहर वो पंप आउट ही करते रहे, उसके बाद उन्हें जो है थोड़ी सी राहत मिली। दे फाइनली हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, उन्होंने अपना पहला खाना भी जो है वो 2 दिन बाद खाया। हाउएवर देयर ब्रेक वॉज ब्रीफ, यानी कि जी ये जो उनको राहत मिली थी, ब्रेक मिला था, वो बहुत ही छोटा था, क्योंकि 5 जनवरी को दे फेस्ड अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, उन्होंने बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना किया। एंड वर ओवरवेल्म्ड विद फियर एंड मेंटल स्ट्रेस, और अब वो सच में डर गए थे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था इतने खतरनाक लहरों को देखकर कि अब हम क्या करें। तो इतना अब हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. यानी कि जो भी नरेशन है, जो भी कहानी हमें सुनाई है, उसमें क्या क्या बदलाव आए, एंड हर एक जो भी बदलाव है उसका आपको सबटाइटल देना है. तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक बहुत ही काम जर्नी शुरू हुई जब तक वो केप टाउन पहुंच रहे थे. बहुत ही, तो फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हो यहाँ, काम जर्नी. ये हो गया पहला भाग. काम जर्नी में क्या हुआ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टॉक्स अबाउट अ काम ट्रिप फ्रॉम प्लिमथ इंग्लैंड to 3,500 kilometers east of Cape Town, Africa. The narrator felt relaxed and confident. उनको बहुत ही ज़्यादा confident feel हुआ, उनको आत्मविश्वास था कि ये ट्रिप जो है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है. लेकिन सेकंड पार्ट क्या है, मौसम जो है वो ख़राब होने लग गया. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फेसिंग द क्राइसिस. यानी कि बहुत ही मुश्किल परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ा. एज द वेदर गॉट वर्स, जैसे मौसम ख़राब होता गया, दे इनकाउंटर्ड ह्यूज वेव्स, उनको बहुत ही बड़ी विशाल लहरों का सामना करना पड़ा. दे टुक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उन्होंने कदम उठाए खुद को सुरक्षित करने के लिए. एंड फॉट थ्रू द क्राइसिस, और जैसे भी जो भी स्थिति थी उसका सामना किया, उससे लड़े, उस स्थिति को हराया. तो ये हो गए 2 पार्ट. अगर आपको सबटाइटल क्या है, पहला सबटाइटल है काम जर्नी, दूसरा है फेसिंग द क्राइसिस, यानी कि जो कठिन परिस्थिति थी उसको फेस करना, उसका सामना करना. हमारा नेक्स्ट क्या है, द टोन ऑफ द स्टोरी बिकम सीरियस बट इट शोज देयर डिटर्मिनेशन. तो यहाँ पे अब ये हो गया थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, रिकवरी एंड होप. द टोन ऑफ द स्टोरी बिकम्स सीरियस, यानी कि कहानी जो है वो और भी ज़्यादा सीरियस होती जाती है, क्योंकि 36 आवर्स तक उन्होंने पानी जो है शिप के बाहर निकाला, 2 दिन बाद खाना खाया. तब हमें लगेगा कि हाँ अब तो कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन उसके बाद उनको और भी ज़्यादा भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है. तो जो कहानी है वो सीरियस होती चली जाती है, बट इट शोज़ देयर डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल. लेकिन ये जो है ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाती है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनका आत्मविश्वास है, वो कितने दृढ़ हैं, सिचुएशन जो है, जो भी स्थिति है उससे लड़ रहे हैं. By the morning of January 6, the wave walker had survived. और जनवरी 6 तक जो उनका शिप थी, जहाज़ था वेव वॉकर, it had survived the storm. जो भी तूफान था, शिप जो है उससे निकल गई थी. जो वेव वॉकर है, शिप है, उसने स्टॉर्म, तूफान को सर्वाइव कर लिया था. लेकिन फिर भी वो इतनी जगह से टूट चुकी थी कि पूरी जर्नी, पूरे रास्ते, समुद्री रास्ते पर उनको डर ही लगता था कि अब बस ये डूबे ना. शिप इतनी बुरी हालत में थी कि बस वो डूबे नहीं. एंड बाय इवनिंग दे स्पॉटेड आइल एम्स्टरडैम. और शाम तक उन्होंने वो जो आइलैंड था, फ्रेंच द्वीप था एम्स्टरडैम, उसको जो है स्पॉट कर लिया, ढूंढ लिया. द नरेटर नाउ फील्स रिलैक्स्ड. और जो गॉर्डन कुक है नरेटर, उन्हें अब थोड़ी शांति मिली, खुशी मिली, उनको थोड़ी राहत मिली, और उन्हें और भी ज़्यादा विश्वास हुआ कि वो सरवाइव कर गए हैं, वो उन्होंने इस तूफ़ान को हरा दिया है. तो ये हो गया रिकवरी और एंड होप. रिकवरी मतलब जो भी उन्होंने तूफ़ान का सामना किया उससे वो रिकवर कर रहे हैं. और होप होता है आशा, उनको आशा है कि सब कुछ ठीक ही होगा, सही ही होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? कि जैसे जो adults हैं, जो बड़े लोग हैं, और जैसे बच्चे हैं, उनके रिएक्शन में क्या फ़र्क है अगर वो खतरे का सामना करें. जो एडल्ट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और जो बच्चे हैं
वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इनमें क्या अंतर है, उनकी जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसमें क्या अंतर है। तो इसका आंसर अब हम समझते हैं। The adults and children reacted very differently when faced with danger, यानी कि दोनों की प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। The adults felt stressed but got ready to handle the situation. जो एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको स्ट्रेस तो ज़रूर हुआ कि अब हम क्या करें, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को तैयार किया और इस परिस्थिति का सामना किया। They took measures to protect the ship from the rough weather. उन्होंने कदम उठाए कि वो शिप को है वो सुरक्षित करें, जो ख़राब मौसम है उससे शिप को बचाएं बाय प्रोवाइडिंग लाइफ लाइन्स, वाटरप्रूफ क्लोथिंग, जैसे कि उन्होंने कैनवस जो है शिप पे लगा दिया ताकि शिप वाटरप्रूफ हो जाए और उसके अंदर पानी ना आए, एंड लाइफ जैकेट्स फॉर एवरीवन, और सबको लाइफ जैकेट्स भी पहना दी क्योंकि उससे फिर वो डूबेंगे नहीं। लैरी एंड हर्ब वर्कड हैप्पीली एंड विद ऑप्टिमिज्म फॉर 3 days स्ट्रेट। जो लैरी और हर्ब थे उन्होंने बहुत ही खुशी से, बहुत ही आशा के साथ 3 दिन काम किया लगातार। पूरा पानी जो है वो शिप के बाहर पंप करते रहे। मैरी टुक ओवर स्टीयरिंग द शिप व्हेन द डेक वाज डैमेज, और जो मैरी है, जो नरेटर की वाइफ हैं, उन्होंने शिप के स्टीयरिंग व्हील को संभाला जब शिप जो है पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। एंड ऑल्सो सर्व देम अ मील आफ्टर 2 days ऑफ स्ट्रगल। 2 दिन के स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, मैरी ने जो है सबको खाना भी खिलाया। द नरेटर एज कैप्टन, यानी गॉर्डन कुक जो है वो हमारे कैप्टन हैं शिप के, शोड ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने बहुत ही साहस और दृढ़ता के साथ काम किया। उन्होंने जिम्मेदारी ली, हैंडलिंग रिपेयर्स एंड गाइडिंग द शिप टुवर्ड्स सेफ्टी। जो भी शिप में रिपेयर करना था, टूट गया था, उसको ठीक किया और शिप जो है उसको और भी ज़्यादा सुरक्षित किया। मीनवाइल द चिल्ड्रन इंड्योर्ड देयर हार्डशिप्स क्वाइटली, और जो बच्चे हैं वो भी इस मुश्किल परिस्थिति को देख सकते थे, लेकिन वो चुप थे, उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहन किया। सू डिडंट वांट टू ट्रबल हर फादर विद हर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो सूजन है उनकी बेटी, वो अपने पिताजी को ऐसे देखकर, ऐसी हालत में देखकर कि उनके चोट आ गई है, वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप रहे। दोनों बच्चों ने खुशी से जो भी वो कर सकते थे काम उन्होंने किया। वाइल जॉन शोड करेज एंड वॉजंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, और जो जॉन है, जॉनथन, उसने भी बहुत ज़्यादा साहस और हिम्मत दिखाई और ये तक कह दिया कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग एज लॉन्ग एज वी आर ऑल टुगेदर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया और एडल्ट्स ने कैसे रिएक्ट किया, उनके बीच का अंतर। ये आप एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि कहानी जो है वो ये कैसे हमें संकेत देती है कि अगर आप पॉजिटिव रहो, अगर आपको आशा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बुरे से बुरा स्ट्रेस जो है उसको भी संभाल सकते हो, उसको भी हैंडल कर सकते हो। द स्टोरी शोज़ दैट स्टेइंग पॉजिटिव कैन रियली हेल्प इन टफ सिचुएशंस, यानी जो कहानी है वो ये दर्शाती है कि पॉजिटिव रहना मुश्किल परिस्थिति में वाकई बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दिस इज़ प्रूवन बाय द एक्शंस ऑफ 4 एडल्ट्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, और ये इन चारों एडल्ट्स ने, 4 जो बड़े लोग हैं शिप पर, इतनी खतरनाक परिस्थिति को जैसे उन्होंने संभाला, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। लैरी विजिल एंड हर्ब सीजलर, 2 of the crew members, started pumping out water as soon as the waves began flooding the ship on January 2nd। जैसे ही पानी शिप के अंदर आने लगा, उन्होंने वाटर जो है पंप आउट करना शुरू कर दिया। वो ऐसे ही बैठ नहीं गए कि ये क्या हो गया है, पानी इतना क्यों आ रहा है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने ये देखा और वो फटाफट से उन्होंने एक्शन लिया, काम किया कि अब हम क्या कर सकते हैं। दे वर्कड नॉन स्टॉप उन्होंने काम किया विद एक्साइटमेंट एंड अर्जेंसी। अर्जेंसी होता है फटाफट डिसीजन लेना,
क्योंकि कई बार मुश्किल स्थिति, कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो, लोग उसमें बैठ जाएंगे कि अब हम क्या करें, ये क्या हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फटाफट डिसीजन लिया और 36 आवर्स तक उन्होंने मेहनत की। बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस एफर्ट, उनकी ये लगातार जो मेहनत वो करते रहे, दे मैनेज टू गेट द वाटर लेवल डाउन टू जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स बाय जनवरी 4th। जनवरी 4th तक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो पानी का लेवल है वो कुछ ही सेंटीमीटर कम हुआ, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते रहे। दे स्टेड चीयरफुल एंड होपफुल इवन इन डेंजरस कंडीशंस। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ा, और वो खुश रहे और काम करते रहे। तो ये हो गया हमारा आंसर, एक बार आप देख लीजिए। द नरेटर केप्ट हिज करेज। जो गॉर्डन कुक नरेटर हैं, उन्होंने भी अपनी करेज और साहस और आशा को बनाए रखा, और वो सोचते रहे, यूजिंग वॉट एवर रिसोर्सेज ही हैड डिस्पाइट लूजिंग इक्विपमेंट। लूजिंग इक्विपमेंट क्या होता है? जो भी चीज़ें, जैसे वो वाटर पंप था, इलेक्ट्रिकल हैंड पंप था, वो सब बार बार ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी जो गॉर्डन कुक हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहे कि एक चीज़ ख़राब हो रही है, कोई नहीं, मैं दूसरी ढूंढता हूँ, ये ढूंढता हूँ, ये करता हूँ। वो सोचते रहे, उनको आशा थी कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, सल्यूशन निकाल ही लेंगे। His confidence and practical skills helped them navigate out of the storm. उनका जो आत्मविश्वास था और जो भी उनको नॉलेज थी, जो भी उनको स्किल्स आते थे, उसी की वजह से वो इस तूफ़ान से बाहर निकल पाए और आइल एम्स्टर्डम की, जो एक छोटा सा एम्स्टर्डम जो द्वीप है, उस पर पहुंच पाए। मैरी ऑल्सो स्टेड एट द व्हील ड्यूरिंग दोज क्रिटिकल आवर्स। जो उनकी वाइफ थी मैरी, उसने भी जो व्हील है, स्टीयरिंग व्हील शिप का, उसको उतने घंटे संभाला और शिप जो है उसको सही दिशा में रखा। मेंटेनिंग हर होप, उन्होंने भी आशा नहीं छोड़ी। हर होप एंड करेज। बहुत ही प्यारा आंसर है ये कि कैसे हमें मुश्किल स्थिति में भी अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं हमें वो करना ही चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल क्वेश्चन। व्हाट लेसन्स do we learn from such hazardous experience when we are face to face with death? कि ऐसी जो परिस्थिति है कि हमें मृत्यु तक का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति हमें जीवन में क्या सिखाती है, हमें क्या लेसन्स मिलते हैं इससे। तो चलिए एक बार इसका आंसर हम समझते हैं। डेंजरस सिचुएशंस माइट ब्रिंग अस क्लोज टू डेथ। यानी कि ऐसी खतरनाक जो सिचुएशन है वो हमें मृत्यु के करीब तो शायद ले जाए, बट दे टीच अस इम्पॉर्टेंट लेसन्स अबाउट हाउ टू लिव। लेकिन वो हमें जीवन कैसे जीना है, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लेसन्स हैं उसके बारे में भी हमें सिखाती है। लाइफ इज़ंट ऑलवेज ईजी, मतलब ज़िंदगी जो है वो हमेशा आसान नहीं होती। सो वी नीड टू फेस डेंजर्स एंड रिस्क्स विद पेशेंस एंड स्ट्रेंथ। तो जितने भी लाइफ में मुश्किल परिस्थिति आती है, खतरा आता है, उसको हमें धैर्य के साथ और स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रॉन्ग होकर उसका सामना करना चाहिए। चैलेंजेस टेस्ट आवर कैरेक्टर। जो भी मुश्किल परिस्थिति आती है वो हमारे चरित्र जो है उसको परखती है बहुत ही अच्छी तरह, जैसे कि गोल्ड को भी आग के साथ परखा जाता है। डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस ऑफन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। और ये मुश्किल परिस्थिति जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो हमारे सबसे अच्छे पहलू को बाहर लेकर आती है। फियरफुल पीपल ऑफन फील डिफीटेड बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। लेकिन जो लोग डरपोक होते हैं वो पहले ही हार मान लेते हैं, पहले ही डर जाते हैं, जबकि मृत्यु आई भी नहीं होती बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। बिकॉज फियर लीड्स टू इनएक्शन। क्योंकि अगर आप इतना डरोगे तो आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे, सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाओगे। जैसे शिप में पानी आने लगा, वो डर भी सकते थे, वो सोच सकते थे ये क्या हो गया, अब हम सब मर जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस सिचुएशन का सामना किया। इसलिए अगर आप डरोगे, इट लीड्स टू इनएक्शन एंड सरेंडर। सरेंडर मतलब आपने मान लिया है कि आप हार चुके हो। सच इंडिविजुअल्स मे लूज बैटल्स अगेंस्ट लाइफ चैलेंजेस। और ऐसे जो डरपोक लोग हैं वो हमेशा ज़िंदगी में जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसमें वो हमेशा हार ही जाएंगे।
तो ये आंसर अब आप देख लीजिए, ये था हमारा फाइनल आंसर। ओके, देयर इज़ मोर। इन कंट्रास्ट पीपल विद कॉन्फिडेंस, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं और फटाफट सोच सकते हैं, फेस डेंजर्स ब्रेवली एंड ओवरकम प्रॉब्लम्स, जैसे कि गॉर्डन कोक और उनके परिवार ने इतनी अच्छी तरह से इस सिचुएशन को संभाला। देयर एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग ऑल्सो इंस्पायर्स अदर्स। उनका जो ये रवैया है, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की परवाह करना, ये दूसरों को भी एक इंस्पिरेशन देता है, उनके लिए प्रेरणा बनता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल परिस्थिति है उसका साहस और हिम्मत के साथ सामना करें और उसको हराएं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड वी आर डन। आई नो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, कहानी भी आपको सुना दी है समरी में। कहानी शुरू होने से पहले उसके क्या बेसिक्स हैं, कैसे क्यों वो ये समुद्र यात्रा पर जाते हैं, वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑल्सो आर डन। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी एंड मैं अब आपको मिलूँगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।